नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सचिन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अप्रचलित सांख्यिकी के अंतर्गत आने वाले 4 अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों जैसे मध्यांक, मध्यांक की विशेषताएं, मध्यांक के लाभ एवं दोष, मध्यांक परीक्षण तथा चिन्ह परीक्षण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये सभी विषय शोध कार्य एवं परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सांख्यिकी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मध्यांक के बारे में। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक प्रमुख माप है। यह वह मान होता है जो किसी भी आंकड़े समूह को 2 समान भागों में विभाजित करता है, अर्थात आधे मान मध्यांक से कम होते हैं और आधे मान मध्यांक से अधिक होते हैं। इस कारण मध्यांक को स्थिति माप भी कहा जाता है, क्योंकि ये आंकड़े को स्थान या क्रम पर आधारित होता है, न कि उनके कुल योग पर। अब यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जब आंकड़ों में अत्यधिक मान या असामान्य मान उपस्थित होते हैं। जब माध्य जैसे माप भ्रामक परिणाम दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में मध्यांक वास्तविक स्थिति को सही ढंग से भी दर्शाता है। यही कारण है कि अप्रचलित सांख्यिकी में मध्यांक का विशेष महत्व है। यह सरल, विश्वसनीय और व्यवहारिक माप है। अतः यह कहा जा सकता है कि मध्यांक आंकड़ों को केंद्रीय स्थिति को समझने का एक प्रभावी उपयोगी साधन है। मध्यांक को समझने के बाद अब हम मध्यांक की मूल अवधारणा को समझते हैं। मध्यांक वह मान होता है जो क्रमबद्ध आंकड़ों को ठीक 2 समान भागों में विभाजित करता है, अर्थात आधे आंकड़े मध्यांक से कम होते हैं और आधे आंकड़े मध्यांक से अधिक होते हैं। यही कारण है कि मध्यांक को आंकड़ों के बीच का मान भी कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मध्यांक को स्थिति औसत कहा जाता है। इसका कारण यह है कि मध्यांक का निर्धारण आंकड़ों के स्थान पर आधारित होता है, न कि उनके कुल योग या गणितीय गणना पर। अब हम समझ सकते हैं कि मध्यांक की गणना कैसे की जाती है। जब आंकड़ों की संख्या विषम होती है, तो क्रमबद्ध आंकड़ों में बीच का मान ही मध्यांक होता है। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए आंकड़े हैं 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ कुल 5 प्रेक्षण हैं। बीच का मान 7 है। अतः इस स्थिति में मध्यांक 7 होगा। अब दूसरी स्थिति लेते हैं जब आंकड़ों की संख्या सम होती है। ऐसे में क्रमबद्ध आंकड़ों के 2 मध्य मानों का औसत लिया जाता है। उदाहरण के लिए आंकड़े हैं 4, 6, 8, 10। यहाँ 2 मध्य मान हैं, 6 और 8। इनका औसत होगा 6 + 8 / 2 = 7। अतः यहाँ मध्यांक 7 होगा। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देंगे कि अप्रचलित सांख्यिकी में मध्यांक का विशेष महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्यांक अत्यधिक मानों से प्रभावित नहीं होता। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए किसी कक्षा में 5 विद्यार्थियों की आय 1000 रुपये में है। 10, 12, 15, 18, 100, ठीक। यहाँ औसत निकालने पर मान बहुत अधिक आ जाएगा, लेकिन मध्यांक केवल 15 होगा, जो वास्तविक स्थिति को अधिक सही रूप में दर्शाता है। इसी कारण से जब आंकड़ों में विकृति हो या जब अत्यधिक मान उपस्थित हो, तब मध्यांक औसत से अधिक विश्वसनीय माप माना जाता है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि मध्यांक न केवल गणितीय दृष्टि से सरल है, बल्कि सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, मनोविज्ञान और अप्रचलित परीक्षणों में यहाँ आंकड़ों की वास्तविक
प्रवृत्ति को समझने का एक प्रभावी माध्यम है। इसी के साथ अब हम मध्यांक की विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण माप है और इसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। इसे औसत तथा बहुलक से अलग बनाती हैं। इसी के साथ अब हम मध्यांक की विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मध्यांक की विशेषताएं। मध्यांक एक स्थिति औसत है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मध्यांक एक स्थिति औसत है। इसका निर्धारण आंकड़ों के स्थान या क्रम के आधार पर किया जाता है, न कि उनके गणितीय योग पर। जब आंकड़ों को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच में स्थित मान को मध्यांक कहा जाता है। यही विशेषता इसे औसत से भिन्न बनाती है। चूंकि यह स्थान पर आधारित होता है, इसलिए यह आंकड़ों की वास्तविक संरचना और वितरण को अधिक स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है। इसी कारण सामाजिक और शैक्षणिक आंकड़ों में मध्यांक को अधिक व्यवहारिक माना जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है, मध्यांक अत्यधिक मानों से प्रभावित नहीं होता। मध्यांक की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि यह अत्यधिक या असामान्य मानों से प्रभावित बिल्कुल नहीं होता है। यदि किसी आंकड़े समूह में बहुत बड़ा या बहुत छोटा मान मौजूद है तो औसत पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, परंतु मध्यांक लगभग अपरिवर्तित रहता है। यही कारण है कि विकृत वितरण के मध्यांक को एक विश्वसनीय माप माना जाता है। विशेष रूप से आय, अंक, समय या ऊंचाई जैसे आंकड़ों में जहां असामान्य मान सामान्य होते हैं, मध्यांक वास्तविक स्थिति को बेहतर ढंग से दर्शाता है। अब इसकी तीसरी विशेषता हम देखेंगे। मध्यांक वितरण को दो समान भागों में बांटता है। मध्यांक की एक तीसरी प्रमुख विशेषता ये भी है कि यह पूरे वितरण को दो समान भागों में विभाजित करता है। मध्यांक से कम प्रेक्षणों की संख्या और मध्यांक से अधिक प्रेक्षणों की संख्या समान होती है। इससे आंकड़ों के केंद्र और संतुलन का स्पष्ट अनुमान प्राप्त होता है। यह विशेषता शोधकर्ता को यह समझने में सहायता देती है कि आंकड़े किस दिशा में अधिक केंद्रित हैं। इसी कारण मध्यांक वितरण की केंद्रीय स्थिति का एक सशक्त संकेतक माना जाता है। अब हम अगली विशेषता पर ध्यान देंगे। मध्यांक एक सरल एवं व्यवहारिक माप है। इसे निकालने के लिए किसी जटिल गणना या सूत्र की आवश्यकता नहीं होती। केवल आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाकर मध्यमान ज्ञात किया जाता है। यही सरलता इसे शैक्षिक अनुसंधान, सामाजिक अध्ययन और कक्षा शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी बनाती है। प्रारंभ स्तर के शोधार्थी भी मध्यांक का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मध्यांक को खुले वर्गों में भी निकाला जा सकता है, जहां वर्गों की सीमा स्पष्ट ना हो और औसत निकालना संभव ना हो। वहां मध्यांक एक प्रभावी विकल्प बन जाता है। यह विशेषता सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों के विश्लेषण में विशेष रूप से उपयोगी है। इसी कारण आय वितरण जैसे अध्ययनों में मध्यांक का व्यापक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्यांक वास्तविक स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है, विशेषकर उन आंकड़ों में जहां कुछ मान अत्यधिक या असामान्य होते हैं। मध्यांक वास्तविक केंद्रीय प्रवृत्ति को भली भांति दर्शाता है। यही कारण है कि व्यवहारिक अनुसंधानों में मध्यांक को औसत की तुलना में अधिक उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आरेखात्मक विधि से भी मध्यांक ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक और इसमें जो है ध्यान देने योग्य विशेषता यह है कि मध्यांक को आरेखात्मक विधि से भी ज्ञात किया जा सकता है। संचयी आवृत्ति वक्र के माध्यम से
मध्यांक का ग्राफिकल निर्धारण संभव है। यह विधि आंकड़ों की दृश्यात्मक व्याख्या में सहायक होती है और विद्यार्थियों को विषय को आसानी से समझने में मदद करती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है अप्रचलित सांख्यिकी का आधारभूत माप। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मध्यांक अप्रचलित सांख्यिकी का एक आधारभूत माप है। अनेक अप्रचलित परीक्षण जैसे मध्यांक परीक्षण और चिन्ह परीक्षण इसी पर आधारित होते हैं। इस कारण अनुसंधान की दृष्टि से मध्यांक का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर हम इसको निष्कर्ष रूप में यह कहें कि मध्यांक की ये जो सभी विशेषताएं हैं इसे एक सरल, विश्वसनीय और व्यवहारिक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बनाती हैं। इस कारण अप्रचलित सांख्यिकी में मध्यांक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम मध्यांक के लाभ एवं दोष पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मध्यांक जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण माप है, लेकिन अन्य मापों की तरह इसके भी कुछ लाभ और कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहले हम मध्यांक के लाभों की बात करते हैं। इसका पहला पॉइंट है अत्यधिक मानों से अप्रभावित। सबसे पहले हम मध्यांक के सबसे बड़े लाभ की बात करते हैं। मध्यांक का प्रमुख लाभ यह है कि यह अत्यधिक या असामान्य मानों से प्रभावित नहीं होता। यदि किसी आंकड़ा समूह में कोई बहुत बड़ा या बहुत छोटा मान उपस्थित हो तो उसका प्रभाव औसत पर पड़ता है, लेकिन मध्यांक लगभग अपरिवर्तित रहता है। इसी कारण विकृत वितरणों में मध्यांक को एक अधिक विश्वसनीय माप माना जाता है। व्यवहारिक और सामाजिक अनुसंधानों में जहां असमानता सामान्य है, मध्यांक वास्तविक केंद्रीय प्रवृत्ति को सटीक रूप से प्रस्तुत करता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविक स्थिति का बेहतर प्रतिनिधित्व। मध्यांक का ये जो दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है यह है कि यह आंकड़ों की वास्तविक स्थिति को बेहतर ढंग से दर्शाता है। विशेष रूप से आय, अंक, वेतन, समय और अवधि जैसे आंकड़ों में जहां वितरण असमान होता है वहां औसत भ्रामक परिणाम दे सकता है। ऐसी परिस्थितियों में मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति का अधिक यथार्थवादी अनुमान प्रस्तुत करता है। इसी कारण सामाजिक आर्थिक अध्ययनों में मध्यांक को औसत की तुलना में अधिक उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है गणना में सरल और व्यवहारिक। अब ये जो तीसरा लाभ है इस पर हम ध्यान देंगे कि ये जो मध्यांक की गणना होती है ये अत्यंत सरल होती है। इसके लिए किसी जटिल गणितीय प्रक्रिया या सूत्र की आवश्यकता नहीं होती। केवल आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाकर मध्य मान ज्ञात किया जाता है। इसी सरलता के कारण प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी, शिक्षक और शोधार्थी मध्यांक का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। यही विशेषता इसे कक्षा शिक्षण और फील्ड रिसर्च के लिए अत्यंत उपयोगी बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है खुले वर्गों से भी उपयोगी। चौथा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि मध्यांक को खुले वर्गों में भी निकाला जा सकता है। जहां वर्गों की ऊपरी या निचली सीमा स्पष्ट ना हो वहां औसत निकालना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में मध्यांक एक प्रभावी और विश्वसनीय विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि आय वितरण और जनसंख्या संबंधी अध्ययनों में मध्यांक का व्यापक उपयोग किया जाता है। इसका पांचवा और अंतिम लाभ यह है कि मध्यांक को आरेखात्मक विधि से भी ज्ञात किया जा सकता है। संचयी आवृत्ति वक्र, जिसे ओजाई वक्र कहा जाता है, इसकी सहायता से मध्यांक का ग्राफिकल निर्धारण संभव है। यह विधि आंकड़ों की दृश्यात्मक व्याख्या में सहायक होता है और विद्यार्थियों को विषय को सरल और रोचक ढंग से समझने में मदद करती है। इसी कारण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मध्यांक का विशेष महत्व है। निष्कर्ष रूप में
हम यह कह सकते हैं कि मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक अत्यंत सरल, व्यवहारिक और विश्वसनीय माप है। यह अत्यधिक मानों से प्रभावित न होकर आंकड़ों की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। असमान या विकृत वितरणों में जहां औसत भ्रामक सिद्ध हो सकता है, वहां मध्यांक अधिक उपयुक्त परिणाम देता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक अत्यंत सरल, व्यवहारिक और विश्वसनीय माप है। यह अत्यधिक मानों से प्रभावित न होकर आंकड़ों की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। असमान या विकृत वितरणों में जहां औसत भ्रामक सिद्ध हो सकता है, वहां मध्यांक अधिक उपयुक्त परिणाम देता है। इसकी गणना सरल है, खुले वर्गों में भी इसका प्रयोग संभव है और आरेखात्मक विधि से इसे निर्धारित किया जा सकता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण मध्यांक शिक्षा, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं अप्रचलित सांख्यिकी में व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। अब आइए मध्यांक के दोषों पर चर्चा करें। मध्यांक की एक प्रमुख सीमा ये है कि यहाँ आंकड़ा समूह के सभी प्रेक्षणों की पूरी जानकारी को सम्मिलित नहीं करता। यह केवल क्रमबद्ध आंकड़ों के मध्य स्थान पर स्थित मान पर आधारित होता है। यह प्रक्रिया में अन्य मान मध्यांक से कितनी दूरी पर है, यह तथ्य की अनदेखी हो जाती है। परिणाम स्वरूप आंकड़ों की आंतरिक भिन्नता या फैलाव की स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसी कारण जहां प्रत्येक मान का योगदान महत्वपूर्ण हो, वहां मध्यांक सीमित उपयोगिता रखता है। अब इसके दूसरे दोष की बात करते हैं तो मध्यांक की एक महत्वपूर्ण सीमा यह है कि यह बीजगणितीय प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसका प्रयोग आगे की उन्नत सांख्यिकी गणनाओं में सीमित रह जाता है। उदाहरण के लिए दो या अधिक समूहों का संयुक्त मध्यांक निकालना संभव नहीं होता। इसी प्रकार अन्य गणितीय संक्रियाएं जैसे भारित गणना या रूपांतरण मध्यांक पर लागू नहीं की जा सकती। इसी कारण यहाँ गणनात्मक विश्लेषण की आवश्यकता हो, वहां मध्यांक की उपयोगिता घट जाती है। अब तीसरे दोष को समझेंगे कि कुछ परिस्थितियों में मध्यांक ऐसा मान प्रदान कर सकता है जो वास्तव में आंकड़ों में मौजूद ही न हो। विशेषकर जब प्रेक्षणों की संख्या सम होती है, तब दो मध्य मानों का औसत लिया जाता है। इससे प्राप्त मान केवल गणितीय रूप से ही सही होता है, परंतु वह वास्तविक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसी स्थिति में व्याख्या करते समय भ्रम उत्पन्न हो सकता है, विशेषकर व्यवहारिक अनुसंधानों में। अब अगले दोष पर ध्यान देंगे कि जब आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक हो और वे असामूहिक रूप से हो, तो मध्यांक निकालने की प्रक्रिया समय साध्य हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले सभी आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना आवश्यक होता है। बड़े नमूनों में यह कार्य कठिन और श्रम साध्य हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में अन्य केंद्रीय माप अधिक सुविधाजनक सिद्ध होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सीमा पर विचार करेंगे, जहां मध्यांक आंकड़ों में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करता। यदि आंकड़ा समूह के प्रारंभ या अंतिम मानों में परिवर्तन हो जाए, तो भी मध्यांक अपरिवर्तित रह सकता है। इससे आंकड़ों में हुए वास्तविक परिवर्तन प्रतिबिंबित नहीं हो पाते। इसी कारण जहां परिवर्तनशीलता का सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक हो, वहां मध्यांक अपर्याप्त सिद्ध हो सकता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि मध्यांक सरल, व्यवहारिक और विकृत वितरणों के लिए एक उपयोगी माप है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। यह न तो सभी मानों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है, न ही उन्नत गणनाओं में सहायक होता है। अतः मध्यांक का प्रयोग हमेशा आंकड़ों की प्रकृति और अनुसंधान के उद्देश्य को
ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम मध्यांक परीक्षण, जिसे अंग्रेजी में मीडियन टेस्ट कहा जाता है, उसकी अवधारणा, उपयोग और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मध्यांक परीक्षण एक अप्रचलित परीक्षण है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आंकड़े सामान्य वितरण का पालन नहीं करते या जब माप का स्तर क्रमिक अथवा नामात्मक हो। मध्यांक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य दो या दो से अधिक स्वतंत्र समूहों के मध्यांकों में अंतर की जांच करना होता है। यह परीक्षण यह निर्धारित करता है कि समूहों के बीच पाया गया अंतर सांख्यिकीय रूप से सार्थक है या केवल संयोगवश है। अब इसके मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे कि मध्यांक परीक्षण में सबसे पहले सभी समूहों के आंकड़ों को मिलाकर सामूहिक मध्यांक ज्ञात किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक समूह में यह गिना जाता है कि कितने प्रेक्षण मध्यांक से ऊपर हैं और कितने नीचे। फिर इन आवृत्तियों को एक 2x आकस्मिक सारणी में व्यवस्थित किया जाता है, जहाँ k समूहों की संख्या होती है। इसके बाद काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग कर यहाँ जांचा जाता है कि प्रेक्षित और अपेक्षित आवृत्तियों में अंतर सार्थक है या नहीं। यदि गणितीय रूप से प्राप्त काई वर्ग मान तालिकीय मान से अधिक होता है तो शून्य परिकल्पना अस्वीकार कर दी जाती है, अन्यथा शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। अब आइए हम इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि शिक्षण विधि ए और शिक्षण विधि बी से पढ़ाए गए विद्यार्थियों की उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर है या नहीं। इसमें दोनों समूहों के अंकों को मिलाकर सबसे पहले सामूहिक मध्यांक ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए यह 50 है। अब दोनों समूहों के अंकों को मिलाकर सबसे पहले सामूहिक मध्यांक ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए यह 50 है। अब शिक्षण विधि ए में 10 विद्यार्थी 50 से अधिक अंक लाए हैं और 6 विद्यार्थी 50 से कम। वहीं शिक्षण विधि बी में 5 विद्यार्थी 50 से अधिक और 11 विद्यार्थी 50 से कम अंक लाए। इन आंकड़ों से 2x2 सारणी बनाई गई। अब काई वर्ग परीक्षण लागू किया जाएगा। यदि परिणाम यह दर्शाता है कि प्राप्त काई वर्ग मान तालिकीय मान से अधिक है, तो यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि दोनों शिक्षण विधियों के मध्यांक में सार्थक अंतर मौजूद है। अब मध्यांक परीक्षण की उपयोगिता पर ध्यान देंगे। यह परीक्षण छोटे नमूनों के लिए उपयोगी है, अत्यधिक मानों से प्रभावित नहीं होता है और सामाजिक एवं शैक्षिक अनुसंधानों में विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। सीमाएं भी ध्यान योग्य हैं। यह परीक्षण आंकड़ों की वास्तविक दूरी को नहीं दर्शाता और केवल मध्य स्थिति पर आधारित होता है। अगर हम इसका फाइनल कंक्लूजन देखें तो मध्यांक परीक्षण एक सरल, व्यवहारिक और विश्वसनीय अप्रचलित सांख्यिकीय विधि है जो शोधकर्ता को यह निर्णय लेने में सहायता देती है कि दो या अधिक समूहों के मध्य वास्तविक अंतर है या नहीं। इसी के साथ अब हम चिन्ह परीक्षण, जिसे अंग्रेजी में साइन टेस्ट कहा जाता है, उसकी अवधारणा और उसके उद्देश्य, उसकी उपयोगिता और इन सबको हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि चिन्ह परीक्षण एक अप्रचलित सांख्यिकीय परीक्षण है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आंकड़े सामान्य वितरण का पालन नहीं करते या जब मापन स्तर क्रमिक हो। चिन्ह परीक्षण का मूल सिद्धांत केवल दिशा पर आधारित होता है, न कि अंतर के परिणाम पर। अर्थात यह परीक्षण यह नहीं देखता कि अंतर कितना है, बल्कि यह केवल यह देखता है कि अंतर सकारात्मक है या नकारात्मक।
अब हम इसके मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। चिन्ह परीक्षण का प्रयोग मुख्यतः युग्मित आंकड़ों मतलब पेयर डेटा में किया जाता है, जैसे पहले और बाद के अंक, पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षण, या दो स्थितियों में एक ही समूह की तुलना। इसी परीक्षण में प्रत्येक युग्म के लिए अंतर निकाला जाता है। यदि अंतर धनात्मक है तो उसे प्लस चिन्ह दिया जाता है, यदि अंतर ऋणात्मक है तो उसे माइनस चिन्ह दिया जाता है, और यदि अंतर शून्य है तो उसे विश्लेषण से हटा दिया जाता है। शून्य परिकल्पना यह होती है कि धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों की संख्या लगभग समान है, अर्थात कोई सार्थक अंतर नहीं है। अब आइए पहले उदाहरण को देखते हैं। मान लीजिए एक शिक्षक यह जानना चाहता है कि नई शिक्षण विधि विद्यार्थियों की उपलब्धि को सुधारती है या नहीं। 10 विद्यार्थियों को नई विधि से पढ़ाने से पहले और बाद में परीक्षा ली गई। जब पहले और बाद के अंकों का अंतर निकाला गया तो 7 विद्यार्थियों में अंक बढ़े यानी प्लस चिन्ह, 2 विद्यार्थियों में अंक घटे यानी माइनस चिन्ह, और एक विद्यार्थी में कोई अंतर नहीं पाया गया जिसे बाद में हटा दिया गया। अब विश्लेषण में कुल 9 प्रेक्षण बचे, जिनमें 7 प्लस और 2 माइनस थे। यदि सांख्यिकीय सारणी के अनुसार यह सार्थक ये जो अंतर है ये सार्थक पाया जाता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि नई शिक्षण विधि छात्रों की उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। अब चलते हैं हम दूसरे उदाहरण की ओर। मान लीजिए एक मनोवैज्ञानिक यह जांच करना चाहता है कि परामर्श कार्यक्रम छात्रों की चिंता को कम करता है या नहीं। परामर्श से पहले और बाद में छात्रों के चिंता स्तर को मापा गया। जब दोनों अवस्थाओं के स्कोर की तुलना की गई तो 6 छात्रों में चिंता स्तर कम हुआ मतलब माइनस चिन्ह, 3 छात्रों में चिंता बढ़ी मतलब प्लस चिन्ह, और एक में कोई परिवर्तन नहीं पाया गया। यहाँ भी शून्य परिवर्तन वाले प्रेक्षण को हटाकर चिन्हों की संख्या के आधार पर निर्णय लिया गया। यदि माइनस चिन्हों की संख्या सांख्यिकीय रूप से अधिक पाई जाती है तो यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि परामर्श कार्यक्रम चिंता को कम करने में प्रभावी है। अब चिन्ह परीक्षण की उपयोगिता पर ध्यान देंगे। यह परीक्षण सरल है, गणना में आसान है, छोटे नमूनों के लिए उपयुक्त है और अत्यधिक मानों में प्रभावित नहीं होता। लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। यह परीक्षण अंतर की मात्रा की उपेक्षा करता है और केवल दिशा पर आधारित होता है। अगर हम फाइनल कंक्लूजन देखें तो चिन्ह परीक्षण एक प्रभावी अप्रचलित विधि है जो युग्मित आंकड़ों में परिवर्तन की दिशा को समझने में शोधकर्ता की सहायता करता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का यह महत्वपूर्ण लेक्चर अपने समापन की ओर बढ़ता है। आज के इस अध्याय में हमने अप्रचलित सांख्यिकी के अंतर्गत मध्यांक और उससे संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाओं का विस्तृत अध्ययन किया। सबसे पहले हमने मध्यांक का अर्थ समझा कि मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति का एक प्रमुख माप है जो आंकड़ों को 2 समान भागों में विभाजित करता है और आंकड़ों की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात हमने मध्यांक की विशेषताओं पर चर्चा की, जहां हमने देखा कि मध्यांक एक स्थिति माप है और अत्यधिक मानों से प्रभावित नहीं होता, विकृत वितरणों में उपयोगी है तथा आरेखीय विधि से भी निर्धारित इसको किया जा सकता है। फिर हमने मध्यांक के लाभ एवं दोष का अध्ययन किया, जहां एक ओर यह सरल, विश्वसनीय और व्यवहारिक माप सिद्ध होता है, वहीं दूसरी ओर इसके कुछ सीमित पक्ष भी हैं, जैसे बीजगणितीय उपचार की असंभवता और सभी मानों को समान महत्व न देना। इसके बाद हमने मध्यांक परीक्षण के माध्यम से यह जाना कि 2 स्वतंत्र समूहों के मध्यांकों में सार्थक अंतर है या नहीं,
और यह परीक्षण किस प्रकार अप्रचलित अनुसंधानों में उपयोगी सिद्ध होता है। अंत में हमने चिन्ह परीक्षण का अध्ययन किया, जो छोटे नमूनों और द्विवर्गीय आंकड़ों के लिए एक सरल एवं प्रभावी अप्राचलिक परीक्षण है। इसी प्रकार यह पूरा अध्याय आपको यह समझने में सहायता करता है कि जब प्राचलिक परीक्षण अनुपयुक्त हो, तब मध्यांक परीक्षण और चिन्ह परीक्षण कैसे अनुसंधान को वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय आधार प्रदान करते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद और अध्ययन करते रहें।